With the name of Allah Almighty, today the question is sylphs, the use of machinery in rape of the lock. Okay? ये पोप ने जो परियों की बात की है, पोप ने अपनी बुक के अंदर जो परियों की बात की है, सिल्फ्स, एरियल, एम्बीरियल, नोम, सेलेमेंडोर, ये सारे नाम हैं परियों के। ये जो बात की है, क्या इस पोएम में वो जच रहे हैं? क्या उनका अच्छा इम्पैक्ट या असर है? क्या इससे पोएम इन्हेंस और ख़ूबसूरत और ब्राइट हुई है? क्या असरात हैं? क्यों इस्तेमाल की गई है? दैट इज़ अ क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, पहले जब पोप ने पोएम लिखी थी, दैट वाज इन 2 कैंटोज। कैंटो का मतलब चैप्टर, 2 कैंटोज में थी ये। बाद में पोप ने इसे इन्हेंस करके, क्योंकि पहले लिमिटेड लोग इसे रीड करते थे, बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी अच्छी पोएम है, तो पोप ने इसे इन्हेंस करके 5 कैंटोज में ले आया। और इंसिडेंट तो वही सेम था, तो पोप ने क्या किया, इसके अंदर सुपर नेचुरल मशीनरी डालकर इसको इन्हेंस कर दिया, खूबसूरत कर दिया, ब्राइट कर दिया, फिलगरी कर दिया। एट द सेम टाइम स्टायर करने का भी पोइट को ज़्यादा मौका मिल गया सोसाइटी पर। ओके, और जिस तरह के सोसाइटी वाज आर्टिफिशियल, सेम लाइक इसके अंदर भी सिल्व्स और नोम्स का इस्तेमाल करके पोएम भी वैसी आर्टिफिशियल मूड की बना दी गई। ओके, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने क्या रेज किए, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज प्लेड बाय द सुपर नेचुरल मशीनरी। सुपर नेचुरल मशीनरी के ज़रिए से किस किस्म का फंक्शन परफॉर्म करवाया गया इन रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में सुपर नेचुरल मशीनरी क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। अब परियों को सुपर नेचुरल क्यों कहते, सुपर नेचुरल मशीनरी क्यों कहते हैं? मशीनरी टेक्निकल टर्म लोगों ने दी है, क्रिटिक्स ने दी है। पुराने जब ड्रामे बनते थे, उसके अंदर किसी देवता को दिखाने के लिए, किसी एंजल को ह्यूमन बीइंग के मामलात में इंटरफेयर करने के लिए, वो ऊपर से एक फिगर को नीचे उतारते थे। सपोज मैं एक ड्रामा या एक पोएम बयान कर रहा हूँ, उस पोएम में मैंने गॉड का जिक्र करना है, गॉड को दिखाना है, गॉड के बाकायदा डायलॉग हैं, यानी कि किसी देवता के डायलॉग हैं। तो एक आदमी को देवता जैसे लिबास पहनाकर उसे एक लिफ्ट के ऊपर ठहरा देते थे, फिर नीचे से पीछे मशीन को चलाते थे, तो लिफ्ट जैसे नीचे आती है, आहिस्ता 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 क्रेन जैसे नीचे आती है, वो आदमी डिसेंड होता, और पब्लिक जो उस एपिक पोएम को सुन रही होती या पब्लिक जो वो ड्रामा देख रही होती, वो कहती अच्छा ये ऊपर से जो शख्स आ रहा है इस नए और मुकद्दस लिबास के अंदर, ये कोई फरिश्ता या ये कोई देवता है। तो फिर मशीन के ज़रिए जो भी उतरता उसे कहते भाई ये परी या देवता, अक्सर मशीन से ही उतरता है नीचे। फिर क्रिटिक्स ने उसका नाम रख दिया मशीनरी। जो भी सुपर नेचुरल बीइंग थी, परी, एंजल या गॉड, तो उसको कहते हैं भाई ये मशीनरी है, सुपर नेचुरल मशीनरी है। आज भी जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, ये जब तबलीग के लिए जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? कहते हैं मशीनरी, उन मशीनरी कहते हैं। ठीक है, आम फंक्शनिंग एज आ मशीनरी। पिछले दिनों यहाँ पर हमने एक टीचर रखा हुआ था, श्रीलंकन था, डैनियल, ही वाज आल्सो सेइंग कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एज अ मशीनरी। उसने कहा, मुझे याद अच्छी तरह से, मैं इंग्लिश एज अ मशीनरी पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे मैं तबलीग कर रहा हूँ किस चीज़ की, और मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कौम के लिए, लोगों के लिए। और नो डाउट इस वक्त इल्म के बगैर इंसान वहीं बैल है, मजदूरी कर सकता है, और इल्म जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ये आती है तो फिर इल्म सारा आता है। इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो फिर आपको MBBS डॉक्टर भी बन सकते हैं घर बैठकर। आपके पास गूगल मौजूद है, इल्म मौजूद है, तस्वीरें मौजूद हैं, मूवीज़ मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग इज ओवर देयर। बट डोर वाइज इंग्लिश एंड IT। इंग्लिश आती है तो फिर आप हर चीज़ के मास्टर हैं। आप मैथमेटिक्स में भी मास्टर बन सकते हैं, इंग्लिश आती है तो। इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप लिमिटेड हो जाएंगे। और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर नई आने वाली टेक्निक, बुक को या टेक्नोलॉजी को वो उर्दू में ट्रांसफ़र करके आपको दे। आप उसको नहीं, उर्दू में कर भी देगा तो आप उसे फिर उर्दू में उर्दू के मीनिंग तलाश करते फिरेंगे।
अफादा तकलील मुख्ततम, हाँ फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश इज नेसेसरी, हम इस बात पर पहुँचे हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मशीनरी की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द एडिशन ऑफ द सुपर नेचुरल मशीनरी हैज़ इन्हेंस्ड द पोएटिक वैल्यू ऑफ द रेप ऑफ द लॉक? क्या आप सोचते हैं कि रेप ऑफ द लॉक के अंदर जो सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, इसने पोएटिक वैल्यू को इन्हेंस कर दिया है? ऐसा लगता है वाकई में किसी कोई शायरी है, मज़े की शायरी है, अब ऐसा लगता है। डिस्कस इन डिटेल द यूज ऑफ द सुपर नेचुरल मशीनरी बाय अलेक्जेंडर पोप इन द रेप ऑफ द लॉक हैज सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इंटेंसिटी। सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल जो है ये इंटेंसिटी बढ़ा देता है इन द आर्ट ऑफ स्टायर। इंटेंसिटी, शिद्दत किस में बढ़ाता है? आर्ट ऑफ स्टायर के अंदर। स्टायर तंज के अंदर शिद्दत आ जाती है इस मशीनरी के ज़रिए। जैसे कि हाँ आप बहुत दुनिया की खूबसूरत तरीन लेडी हैं और आपके गिर्द तो परियां आपकी मुहाफिज हैं, तो ये इंटेंस स्टायर होगी ना, इंटेंस इन आर्टिफिशियलिटी होगी कि इंसान की आर्टिफिशियलिटी की इंतहा है कि वो कहता है कि मेरे इर्द गिर्द परियां ही घूमती रहती हैं और मैं बहुत सुपर नेचुरल क्रीचर हूँ। गिव एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ योर कंटेंशन। आपका अगर यही इरादा है, अगर आपका यही ख्याल है कंटेंशन, तो फिर आप अपने व्यू को सपोर्ट करें। क्या कंटेंशन अगर आपकी है कि सुपर नेचुरल मशीनरी से स्टायर ज़बरदस्त हो गई है, अगर आपका भी ख्याल यही है तो आप सपोर्ट कीजिए इस बात को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोज़िक्रूशन थ्योरी ऑफ स्पेड्स। स्पेड्स की, परियों की रोज़िक्रूशन एक थ्योरी है, यानी कि वो उसमें बताया गया है डिटेल के अंदर कि परियां होती हैं, लाजमी होती हैं, कहाँ रहती हैं, किस तरह बनती हैं। जो पोप ने बयान किया ये सारी रोज़िक्रूशन थ्योरी ही है, जिस तरह पोप ने एक्सप्लेन किया है कि परियां कैसे बनती हैं। कैसे बनती है परियां? लेडीज से बनती हैं। कैसे लेडीज से बनती हैं? अच्छा, अब गुस्से वाली अगर लेडी कोई मर गई है तो वो जब परी बनेगी तो उस परी का नाम क्या होगा? सेलमेंडार होगा। वो गुस्से वाली होगी, फायर वाली होगी। दैट्स वेरी राइट। यही चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। अभी आपको किसी जगह लिखवाई भी थी, स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ लिखवाई थी। अच्छा, ज़रा दोबारा वो खोलिए, कहीं लिखी हुई है आपके पास बुक के ऊपर। अच्छा कोशिश करें, ठीक है, बुक के ऊपर फिर आइंदा लिखा करें ताकि वहीं से निकल आए। आइए आंसर पढ़ते हैं इसका। इन दिस परलोक, इन हिज परलोक, परलोक का मतलब होता है इब्तदाइया, स्टार्ट, अपनी पोएम के स्टार्ट में। टू द रेप ऑफ द लॉक, पोप रेफर्स टू मशीनरी एज अ टर्म। पोप कहता है ये मशीनरी जो है ये एज अ टर्म इन्वेंटेड बाय द क्रिटिक्स, जैसा कि मशीनरी की टर्म क्रिटिक्स ने बनाई है। क्रिटिक्स ने मशीनरी का नाम दिया है परियों को, जैसा कि पोप भी वैसे रेफर करता है उनको कि ये देखें जी ये परियां हैं और ये मशीनरी के तौर पर आ रहे हैं। अगर कोई एपिक पोएम लिखता, ये मोक एपिक पोएम है, अगर कोई एपिक पोएम लिखता तो उसके अंदर वो रेफर करता एंजल्स को या गॉड्स को। किस चीज़ के तौर पर? मशीनरी के तौर पर। यानी कि एपिक पोएम के अंदर क्या सुपर नेचुरल मशीनरी का होना लाजमी है? मुंह से जवाब दें। है ना ज़रूरी। हमने कहा था एपिक पोएम में गॉड्स का, गॉडेस का, एंजल्स का जिक्र लाजमी होता है। मोक एपिक पोएम में भी गॉड्स और गॉडेस की जगह पर पोइट ने रेफर किया सिल्व्स को एज आ मशीनरी। ये बात कर रहे हैं। पोप रेफर्स टू मशीनरी, पोप यहाँ पर मशीनरी के तौर पर लाया है एज अ टर्म इन्वेंटेड बाय क्रिटिक्स, जैसा कि ये टर्म बनाई थी क्रिटिक्स ने। टू सिग्निफाई दैट पार्ट विच द डाइटीज, वो पार्ट पोएम का दिखाने के लिए जिसके अंदर मुकद्दस चीज़ें होती हैं, डाइटीज, एंजल्स होते हैं, डेमोन्स, भूत होते हैं, आर मेड टू एक्ट इन द पोएम, इन अ पोएम।
एक पोएम में वो अपना किरदार अदा करने आते हैं। मैं इस बात को ज़रा मज़ीद आसान करना चाहता हूँ। एपिक पोएम के अंदर मैं पूछूंगा भाई ये एपिक पोएम है, इसके अंदर मशीनरी का इस्तेमाल है? आप कहेंगे यस सर, इसमें देवता और देवियों का जिक्र है, ये मशीनरी है। मैं कहूँगा पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखी है, क्या इसमें मशीनरी है कोई? आप कहेंगे जी हाँ, इसमें मशीनरी है। जिस तरह के एपिक पोएम में होती है मशीनरी, डाइटीज, डायमोन्स, एंजल्स, गॉड्स, इसमें भी है। तो क्या है? हम कहेंगे सिल्फ्स वगैरह, वो अभी जिक्र नहीं किया हमने। The use of machinery is a traditional and distinctive feature of epic poetry. मशीनरी का इस्तेमाल एक रिवायती और एक डिफरेंट फीचर है। फीचर का मतलब खसूसियात है। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है मुनफरिद, एक मुनफरिद खासियत है और रिवायत है मशीनरी का इस्तेमाल। किस में? ऑफ एपिक पोएट्री। एपिक पोएट्री में मशीनरी का इस्तेमाल एक रिवायत है, एक रीत है और एक मुनफरिद खासियत है। ऑल द एपिक पोइट्स लाइक होमर, तमाम एपिक लिखने वाले जो पोइट जैसे कि होमर है, विर्जिल है, थेसो है एंड मिल्टन हैव मेड यूज़ ऑफ द मशीनरी, उन्होंने मशीनरी का इस्तेमाल किया। यानी कि तमाम एपिक पोएम के राइटर्स ने मशीनरी का इस्तेमाल किया। और हमने कौन सी पोएम पढ़ी है? हमने मोक एपिक पोएम पढ़ी है। ये पोएम रेप ऑफ द लॉक मोक एपिक पोएम है। इन द ग्रीक थिएटर a machine like the modern crane was used. ग्रीक थिएटर में मशीन एक इस्तेमाल होती थी जैसे कि आज मॉडर्न दौर की क्रेन है। क्रेन समझते हैं ना, ये गाड़ी वाड़ी कोई गिर जाती है, क्रेन आके उठाती है। was used to show gods and goddesses. क्रेन लाइक, जैसे क्रेन आज मॉडर्न क्रेन है, इस तरह की एक मशीन हुआ करती थी ग्रीक्स के पास, ग्रीक थिएटर में। क्या चीज़ शो करने के लिए? गॉड्स को शो करने के लिए, गॉडेसेस को शो करने के लिए। डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, ये दिखाते थे कि ये आसमान से उतर रहे हैं टू इंटरफेयर इन ह्यूमन अफेयर्स, और आके इंसानी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। Thus supernatural figures were referred to as machines. बस सुपरनेचुरल चीज़ें रेफर की जाती थीं मशीन के नाम से। बस फिर जितनी भी सुपरनेचुरल चीज़ें हैं उनको मशीन कहा गया। और पहली लाइन में यही बात की गई, पोप रेफर्स टू मशीनरी। पोप ने यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल किया जैसा कि क्रिटिक्स ने नाम दिया हुआ है मशीनरी का। किस लिए? सिग्निफाई करने के लिए। क्या चीज़ें? डाइटीज, एंजल्स। ठीक है, पहली लाइन ज़रा मुश्किल है, पता नहीं उससे मुझे क्या हो गया, ज़रा मुश्किल लिख बैठा हूँ। ठीक है, थस मुझे पहले पता होता, मुझे इतना समझाना भी पड़ेगा। Thus supernatural figures were referred to as machines. Machinery is the term collectively used for such a set of supernatural devices. बस मशीनरी जो है कलेक्टिवली एक टर्म है जो कि हम सेट ऑफ सुपरनेचुरल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुपरनेचुरल डिवाइसेस का मतलब यही है कि कोई एक गॉड, वो कोई एक वर्स पढ़ रहा है, कोई अपना ऑर्डर जारी कर रहा है, तो वो सारी डिवाइसेस हो गई। प्रोफेसी कर रहा है कोई, पेशन कोई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब हमने मखसूस नहीं किया कि सुपर नेचुरल फिगर्स तक सुपर नेचुरल डाइटीज़ भी हो सकती हैं, ऊपर से बिजली भी चमक सकती है सुपर नेचुरल। ठीक है, पुरानी फिल्मों में ऐसा भी होता था कि बिजली चमकती थी, साथ ही जंजीरें टूट जाती थी और जेल भी टूट जाती थी, बंदा भाग जाता था। मुकद्दस चीज़ें, अब उसमें मुकद्दस चीज़ में मुकद्दस ख्याल भी हो सकता है। जैसा कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कहता हूँ जी मेरी डाइटीज़ ये हैं, डाइटीज़ ये हैं का मतलब यह है कि मेरे बुक में ये है, मेरे प्रॉफ ने ये कहा, मेरे गॉड ने मुझे ये कहा, और मैं ये मुकद्दस ख्यालात रखता हूँ। तो हम कहेंगे यार इस बंदे की डाइटीज़ जो हैं वो ठीक हैं, या इस बंदे की डाइटीज़ अपनी ही तरह की हैं।
लेकिन होंगी सारी मुकद्दस, क्योंकि ये गॉडली और देवताई होती है। डाइटीज का मतलब देवताई चीज़ें या गॉडली चीज़ें। डाइटीज जब भी कहते हैं तो उसमें यही आता है कि हॉली बुक में लिखी हुई चीज़ें, ऐसे जहन में यही कंसेप्ट आना चाहिए, हॉली बुक में लिखी हुई कोई चीज़ें मुकद्दस। द प्राइमरी वर्जन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक वॉज मेड अप ऑफ 2 कैंटोस। हमने पहला पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया? हमने पहला पैराग्राफ में आपने सब इतना डिस्कस किया है कि ये मशीनरी क्या होती है। जो ऊपर सवाल किया गया है, जी बताएं जी मशीनरी का इस्तेमाल जो हुआ है ठीक हुआ है या इसे इन्हेंस किया है या नहीं किया। आपने बताया है कि मशीनरी होती क्या है और इसे क्रिटिक मशीनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्रीक से आप रेफरेंस ले लेंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे जो टास्क देने वाला हूं तो इसको याद करने वाला टास्क नहीं देने वाला, मैं टास्क डिफरेंट देने जा रहा हूं। इसीलिए मैं हर पैराग्राफ को कलेक्टिवली भी बता रहा हूं कि इसमें क्या है। कल के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा लिखने के लिए, ओके, सिर्फ 10 पॉइंट्स की। तो मैं एंड पर डिटेल करूंगा किस तरह आपने लिखनी है। इसलिए हर पैरा को कलेक्टिवली भी बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, ताकि फिर घर जाकर आप समराइज भी कर सकें चीज़ों को। द प्राइमरी वर्जन, पहला जो वर्जन था, पहला जो वो था, वर्जन किसे कहते हैं बाबा को अंदाजा? मेरी ये बुक है, दिस वन इज जो मेरे हाथ में है, ये इम्प्योरियम पब्लिशर की लिखी हुई है। दैट वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ दैट बुक विच इज इन योर हैंड। ये फर्स्ट मैंने ये लिखी बुक, ये पतली है ना, कितने पेजेस की है? ये 176 पेजेस की मैंने ये बुक लिखी। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्जन निकाला 5 साल बाद, तो मैंने वो बुक लिखी। कितने पेजेस हैं अब उसके? अब उसके 700 पेजेस का है। तो वर्जन नया आया, ज़्यादा बेहतर आया, इन्हेंस आया, ज़्यादा क्वेश्चन आए, उसके अंदर ज़्यादा उर्दू आ गई लाइक दिस, उसके अंदर डबल क्वेश्चन आ गए, छोटा भी बड़ा भी क्वेश्चन आ गया। ओके, तो ये वर्जन होता है। एक बार पब्लिश होगी तो फिर दूसरी बार जब पब्लिश करते हैं तो कहते हैं सेकंड वर्जन या फर्स्ट वर्जन। ओके, एडिशन भी कहते हैं, अशात भी कहते हैं। अच्छा, द प्राइमरी वर्जन ऑफ रेप ऑफ द लॉक वाज मेड अप ऑफ 2 कैंटोस। प्राइमरी वर्जन जो था, शुरू का जो वर्जन था, जो अशात थी रेप ऑफ द लॉक की, वो 2 कैंटोस पर मुश्तमिल थी, 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल थी। इट कंटेन द मेन इंसिडेंट्स ऑफ द गेम ऑफ कार्ड्स। इसके अंदर मेन इंसिडेंट्स मौजूद थे, जैसा कि गेम ऑफ कार्ड्स, ओम्बर गेम थी इसमें, कटिंग ऑफ द लॉक और लॉक का कटना था, एंड द कंसिक्वेंट फॉर दैट, और इसके नताइज क्या निकले वो बात थी। दिस वर्जन वॉज नॉट पब्लिश्ड एज इट वॉज मेंट टू बी रेड by a selected number of people. This version was not published as it was meant. ये पब्लिश तो हुआ पहला वर्जन, लेकिन इसका मकसद ऐसा नहीं था to be read by a selected number of people. ये वर्जन पब्लिश तो हुआ, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही था कि मखसूस लोग ही इसे पढ़ें। This version was not published as it was meant to be read. ये इसलिए नहीं पब्लिश हुआ था कि टू बी रेड के पढ़ा जाए बाय सिलेक्टेड नंबर ऑफ पीपल, थोड़े लोग इसे सिर्फ पढ़ें। लेटर ऑन पोप थॉट एक्सपेंडिंग इट टू अ मोक हीरोइक पोएम। बाद में पोप ने इसको एज अ मोक हीरोइक पोएम के तौर पर पेश किया दूसरे वर्जन में। ही एडेड 3 मोर कैंटोज, उसने 3 मजीद कैंटोज लिखे to the original poem, and it was published in 1714. This was done by including into the body of the poem the supernatural creature. दूसरे वर्जन के अंदर क्या इस्तेमाल किया गया? Like the sylphs and gnomes, जैसा कि सिल्फ और नोम है, ये परियों के नाम हैं। They were made to act as the guiding force, और यहाँ पर ये बनाए गए एज अ गाइडिंग फोर्स बिहाइंड द सेंट्रल एक्शन ऑफ द वर्स। पूरी की पूरी नज़म के सेंट्रल एक्शन को चलाने के लिए गाइडिंग फोर्स दी गई कि अब ये इंसिडेंट किस तरफ जाएगा, इंसिडेंट किस तरफ लेकर जाना है, परियों के लिए बताया गया। शुरू में जब बताते हैं तो कैसे पता चलता है कि कोई मतलब कोई हॉररफुल कोई इवेंट हैपन होने वाला है, कैसे पता चलता है?
ख्वाब में सिल्फ आती है, सिल्फ आके बता रही है, सिल्फ बताती तो सिल्फ से मैं अंदाज़ा हुआ कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। फिर आगे हम चले हैं, फिर सिल्फ ने बताया कि जी मैं गॉड भी करना चाहती हूँ, ये सबको हमने कमांड संभाल लिया और हम सबकी ब्लिंडा की हिफाजत करेंगे। फिर हमें पता चला कि समथिंग हॉररफुल, कोई चीज़ खौफनाक हैपन होने वाली है। फिर वो परियां उसकी हिफाजत करती हैं, तो हम परियों की गाइड या गाइडेंस से हम पूरा एक्शन देखते हैं, आगे बढ़ता है। द सिल्फ्स इन द पोएम आर मिन्यूट। सिल्फ्स जो हैं इस पोएम के अंदर छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई लाइक एरियल बीइंग्स हैं। ये छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे पानी शफाफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर बाहर देखा जा सकता है, ये ट्रांसपेरेंट हैं, कलरलेस हैं और एरियल बीइंग्स हैं, यानी कि आसमान में रहने वाली कोई मखलूक है। इसे लाइट मलेशिया कहा है। मलेशिया आर्मी ऑफ द लोअर स्काई, नीचे वाले आसमान की ये कोई आर्मी है। ऑफ सुपर नेचुरल क्रीचर, तमाम सुपर नेचुरल क्रीचर में आसमान में जितने भी सुपर नेचुरल चीज़ें रहती हैं। नेचुरल कौन सी होती हैं? जैसे कि हम आप बैठे हुए हैं, फिजिकल एक दूसरे को देख सकते हैं, दैट इज़ नेचुरल। जो चीज़ बियॉन्ड द नेचर होती है, आपको नज़र नहीं आती, तो हम उसे कहते हैं सुपर नेचुरल, जैसे कि देवता होते हैं। हाँ, करेक्टर लिखा हुआ है। अच्छा, ऑफ सुपर नेचुरल करेक्टर, चलो ठीक है, सुपर नेचुरल करेक्टर है। ये जो है सुपर नेचुरल करेक्टर्स जितने भी हैं उसमें से एक ये है। हाँ, अब मेरी आंख ने जैसे पढ़ा तो मैंने वैसे उसको ट्रांसलेट नहीं, करेक्टर। दे लिव इन द प्योर लाइट ऑफ द स्काई, आसमान के अंदर रहते हैं, प्योर आसमान में। एरियल इज देयर लीडर एंड द गार्डियन सिल्फ ऑफ ब्लिंडा। एक परी है, उसका नाम है सिल्फ। सिल्फ जो है उसका नाम, सिल्फ एक किस्म की परी है, परियों की एक किस्म है, वो है सिल्फ। सिल्फ में एक सिल्फ का नाम है एरियल। एरियल इज देयर लीडर, ये एरियल तमाम सिल्फ की लीडर है। समथिंग इज रॉन्ग। एंड द गार्डियन सिल्फ ऑफ ब्लिंडा, और ब्लिंडा की मुहाफिज सिल्फ है। द हीरोइन ऑफ द मोक एपिक, मोक एपिक की हीरोइन कौन है? ब्लिंडा। एरियल अपेयर्स टू हर इन अ विजन, और उसके ख्वाब में, विजन ख्वाब में एरियल आती है। एंड स्पीक्स टू हर ऑफ द सिल्फ्स, और बताती है कि ये सिल्फ्स कौन है, ये परियों की एक नस्ल सिल्फ कौन है। ही टेल्स हर दैट फैशनेबल लेडीज़, वो बताती है कि फैशनेबल लेडीज़ आफ्टर देयर डेथ, अपनी मौत के बाद, आर ट्रांसफॉर्म इनटू एरी सिल्फ्स, वो बदल जाती हैं एरी सिल्फ के अंदर, हवा में रहने वाली परियों के अंदर। इंसानी औरतें जब मर जाती हैं, फैशनेबल लेडीज़ ख़ास तौर पर, तो बदलती हैं परियों के अंदर। और वो परियां कौन सी होती हैं? सिल्फ्स होती हैं। जो द सिल्फ्स आर इनविजिबल, गो के सिल्फ्स नज़र नहीं आती। शेपलेस इंटाइटीज़, ये बगैर शेप के कोई करैक्टर्स होते हैं। इंटाइटीज़ का मतलब मुजस्सम, पैकर। दे स्टिल रिटेन द ट्रेट्स ऑफ देयर फॉर्मर लाइव्स, वो फिर भी कायम रखती हैं खसूसियात ऑफ देयर फॉर्मर लाइव्स, अपनी पिछली ज़िंदगी की। जब वो इंसानी शक्ल में थी, उस वक्त जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, गुस्से की या मोहब्बत की, वो सारी ट्रेट्स उनके अंदर कायम रहती हैं। व्हेन दे वर ब्यूटीफुल, ख़ास तौर पर जब वो इंसानी शक्ल में खूबसूरत होती हैं। एंड फैशनेबल वेमेन, और फैशनेबल वेमेन होती हैं। फैशनेबल और ख़ूबसूरत अदाएँ दिखाने वाली जितनी भी औरतें होती हैं, जब वो मर जाती हैं तो मरने के बाद अपनी तमाम तर खसूसियात लिए हुए वो परियां बन जाती हैं। ये किसने बताया? एरियल ने बताया। किसको बताया? ब्लिंडा को बताया। कहाँ बताया? ख्वाब में बताया। द स्पिरिट्स ऑफ वायलेंट एंड स्कॉल्डिंग वुमेन, वो परियां जो वायलेंट, गुस्से वाली, स्कॉल्डिंग, अच्छा, द स्पिरिट्स ऑफ, नहीं, रूहें, ऑफ वायलेंट एंड स्कॉल्डिंग वुमेन, गुस्से वाली और तेवरी चढ़ाने वाली औरतों की जो रूहें होती हैं,
राइज अपवर्ड, वो ऊपर उठती हैं, इन फ्लेम्स, और शोलों में बदलती हैं, एंड आर नोन एज सेलमेंडोर्स, उनको सेलमेंडोर कहा गया है, और फायर स्पिरिट्स, उनको या आग बगोला स्पिरिट्स कहा गया है। यानी कि गुस्से वाली औरतें मरती हैं तो परियां बनती हैं, और परियां बनती हैं तो वो कौन सी परियां हैं? सेलमेंडोर हैं। द स्पिरिट्स ऑफ दोज हु हैव जेंटल नेचर, जो जेंटल मासूम नेचर की, शरीफ नेचर की लेडीज होती हैं, इंटर वाटर, वो पानी में बदलती हैं, एंड लिव देयर, और फिर वहाँ रहती हैं। ये क्या बनती हैं? पानी वाली, माइल्ड होती हैं, निम्फ बनती हैं, निम्फ। मैंने वो जिक्र नहीं किया, आप ऐड कर सकते हैं, निम्फ। द स्पिरिट ऑफ दोज हु आर सीरियस माइंडेड, वो औरतें जो संजीदा जहन की होती हैं, एंड कंसर्न फॉल्स मोडेस्टी, और जो झूठे मूठे दिखावे करती हैं, झूठी मूठी की मेहरबानियां शो करती हैं, और कॉल्ड नोम्स, उनको नोम्स कहा गया। वो जो संजीदा जहन की औरतें होती हैं और जो झूठी अना रखती हैं या झूठ मूठ के दिखावे दिखाती हैं, वो नोम्स होती हैं, और अर्थ स्पिरिट्स होती हैं। और ये अर्थ स्पिरिट्स लड़कियों को भटकाती है उनके सही रास्ते से, ठीक है, उन्हें रोने पर मजबूर करती हैं। वो दूर दराज सफ़र करके किसी देवी से आहें सिसकियाँ ले आती हैं, ये वो नोम होती हैं, और गलतियों पर मजबूर करती हैं लड़कियों को, बेचारियों को। अच्छा, ये अब यहाँ पर ऐड हो सकती हैं चीज़ें ना, बताता जा रहा हूँ, बस अब इशारा दे देंगे, आपको याद खुद ही आ जाएगा ना। इन स्पिरिट के बाद जो कुछ आपने टेक्स्ट पढ़ी हुई है, आप क्या क्या लिख सकते हैं इसमें। दे रूम अबाउट द अर्थ रेडी टू डू मिसचीफ, और ये नोम परियां फिरती रहती हैं ज़मीन पर और रेडी रहती हैं मिसचीफ, दूसरों को गलतियों पर उकसाने के लिए। द स्पिरिट्स ऑफ लाइट हार्टेड, और वो रूहें जो कि लाइट हार्टेड औरतों की होती हैं, नरम दिल। अच्छा, फ्लर्टियस वुमेन, और जो फ्लर्ट भी करती हैं, नरम दिल होती हैं, साथ साथ वो फ्लर्ट भी करती रहती हैं। राइज अपवर्ड्स, वो जब ऊपर उठती हैं, टू बिकम सिल्फ्स, वो सिल्फ्स बन जाती हैं। और स्पिरिट ऑफ द एयर, या हवा की वो परियां बनती हैं। एंड फ्लाई अबाउट प्लेफुली इन द एरियल रीजन्स, और वो एरियल के रीजन में, अपनी लीडर एरियल के इलाके में पर खेलती कूदती रहती हैं। एरियल लीडर थी ना, सिल्फ कौम है, नस्ल है परियों की, फिर उनमें से एक लीडर है, वो उसका नाम एरियल है, फिर बाद में उसी एरियल का सर्फ बनाया गया है, ठीक है। These spirits of the air are sylphs, ये जो हवा की स्पिरिट्स हैं या ये जो सिल्फ्स हैं, प्रोटेक्ट द ब्यूटीफुल लेडीज इन वेरियस वेज, और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से खूबसूरत लड़कियों को प्रोटेक्शन करती हैं, उनको बचाती हैं। आपने यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ स्पिरिट्स हैं, 4 तरह की परियां हैं, वो 4 मुख्तलिफ लेडीज़ के ट्रांसफार्म होने से बनती हैं। वो इनके बाद लिखी हुई हैं, वो आप एक एरो के निशान से लिख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाय रीडिंग एरियल स्पीच, एरियल की स्पीच पढ़ने के बाद, कौन सी एरियल की? शुरू में जो एरियल स्पीच करती है, वी कम टू नो दैट द फैशनेबल लेडीज ऑफ दैट एज लाइक टू गो टू द थिएटर्स, कि इस दौर की फैशनेबल लेडीज थिएटर में जाती हैं। अब हमें औरतें थिएटर में जाती हैं, ये कैसे पता चला है? सिल्फ से पता चला है। सिल्फ ने ख्वाब में बताया है। जब शुरू में सिल्फ ने ख्वाब में बताया कि जी हम तो लड़कियों की हिफाजत करते हैं, ख़ासकर जब लड़कियां थिएटर में बैठी होती हैं या डांसिंग क्लब में होती हैं, तो हम इससे पता चला कि हमें एज अ रीडर हमें पता चल गया कि उस दौर की औरतें क्या किया करती थी। तो सिल्फ यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन का सोर्स भी है और ग्लैंस दे रही है, नज़ारे दे रही है उस सोसाइटी के। अच्छा, वो थिएटर्स जाती थी एंड पार्क्स फॉर एंजॉयमेंट, पार्क में भी जाती थी एंजॉयमेंट के लिए। दे वर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द गेम्स ऑफ कॉर्ड्स, और वो अंबर
गेम खेलने या ताश खेलने में भी इंटरेस्टेड होती थी उस दौर की लेडीज। दे फेल्ट प्लीज्ड, और वो खुश होती थी, व्हेन इन द आर्म्स ऑफ हैंडसम यंग मैन ड्यूरिंग द बॉल्स, और औरतें बड़ी खुश होती थी उस दौर की जब वो किसी खूबसूरत नौजवान की बाहों में जा गिरती। ड्यूरिंग द बॉल्स, डांस के दौरान, बॉल्स का मतलब वहीं डांस पार्टी के दौरान, डांसेस डांस के दौरान, और मस्कुरेड्स या नकाब वाले डांस के दौरान। तो ये हमें परियों से अंदाज़ा हुआ, सिल्फ से अंदाज़ा हुआ। दे यूजुअली इग्नोर द ट्रेडिशनल इथिकल वर्च्यूज़। वर्च्यूज़ क्या लफ्ज़ है? ये आम तौर पर औरतें इग्नोर कर देती थीं वो जो रिवायती इथिकल मॉरल मॉरल कुछ लोगों को कहा जाता है, ओ यार इसके मुंह ना लगा करो, ये इथियस्ट है बंदा, इथियस्ट, ठीक है। इथियस्ट किसे कहते हैं? वो जो शख्स फिजिकल नेचुरल सामने के सेंसिबल मॉरल पर यकीन रखता है। मिसाल के तौर पर आप सांप को मार दें, आपको 10 नफलों का सवाब हो जाएगा। एक बात यह है, कहते नहीं उसको ब्रिंड को मार दो तो 10 सवाब मिलते हैं। क्या आपने नहीं सुना हुआ? ये जो भूंड होता है, लीजर्ड को मारने का सुना हुआ है। देखो अब लड़के क्योंकि बाहर फिरते रहते हैं ना उजाड़ों में, तो उनको सामना उनका ब्रिंड से होता है और वो उससे डरते हैं, उसको मारते हैं। तो उसको ये कह दिया गया कि तुम ब्रिंड को मारो। आप छिपकलियों से डरते हैं तो आपको छिपकलियों का कह दिया गया। हालांकि ये बात मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि लीजर्ड को मारने से 10 नफलों का सवाब है। एक डाइटी ये कह रही है, अब मेरी बात फॉलो कर रही हैं, एक डाइटी ये कह रही है, डाइटीज से बात ले रहा हूँ, एक डाइटी ये कह रही है कि सांप को मारना 10 नफलों का सवाब है। ये डाइटी है, ये एक मॉरल भी है, भाई सांप है मार दो उसे। लेकिन इथियस्ट जो होगा वो कहेगा क्यों मार दे जी, मैंने तो नहीं मारना, और वो कहेगा मैं इस बात को मानता ही नहीं, ये गलत बात है। चाहे उसे किसी हॉली बुक में लिखी हुई दिखा भी दें, वो फिर भी कहेगा जी मैं इसको नहीं मानता। इथियस्ट किसी का भी कोई लिहाज रखता, वो सेंस और नेचुरल और रियलिस्टिक और अर्थली मॉरल्स पर यकीन रखता है, ठीक है। इथियस्ट को कहेंगे कि फ़िलाँ हमारा दुश्मन है उसे मार दो, वो कहता है, वो कहेगा अगर मैं उस रीजन में पैदा होता तो वो लोग भी मुझे कहते कि तुम्हें मार दो, तुम दुश्मन हो, इसलिए ये इक्वल है, मैं नहीं मारूंगा। तो इथियस्ट को लोग गलत जानते हैं, और इथियस्ट का मतलब होता है सेंसिबल और अर्थली रियलिटीज़ को देखकर जो अपना मॉरल सेट करता है, उसे इथियस्ट कहते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इथिकल का वर्चूज़ का मतलब है मॉरल जो नेकियां अच्छाइयाँ हैं, और ये औरतें अक्सर तौर पर रिवायती मॉरल अच्छाइयों को रिजेक्ट कर देती थी। हाँ, अखलाकी अच्छाइयाँ, लेकिन कौन सी? ट्रेडिशनल, रिवायती। अब पार्क में जाना उस वक्त बड़ा ये मॉरली गलत बात थी, मॉरली गलत बात थी पार्क में जाना लेडीज़ का। अब मॉरली गलत बात नहीं है ये, तो इसलिए हम कहते हैं ट्रेडिशनल, उस दौर की जो आ रही थी चीज़ें। द हार्ट्स ऑफ दीज फैशनेबल वेमेन वर लाइक टॉय शॉप्स। उन दिनों में औरतों के दिल ऐसे होते थे जैसे खिलौनों की कोई दुकान हो, इन विच वन टॉय इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, जहाँ पर एक खिलौना उठा लिया जाता और दूसरा खिलौना रख दिया जाता। जो शख्स भी आता वो कुछ पुराने टॉयज़ होते थे उसके अंदर, वो उससे खेलता था, यानी कि बस एक शोकेस था, टॉय शॉप थी वेमेन एक उस दौर में। दे वर आल्सो वेरी केयरफुल इन द मैटर ऑफ देयर फेस ब्यूटी, अपने चेहरे की ब्यूटी में बहुत केयरफुल होती थी। एंड स्पेंड मैनी आवर्स ऑन द टॉयलेट टेबल, और टॉयलेट के अंदर जो सिंगार मेज़ है, ड्रेसिंग टेबल है, उस पर कई घंटे गुजारती थी अंबर की तरह। देवर आल्सो फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल एंड
प्रीशियस ज्वेलरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, वो शौकीन होती, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस ज्वेलरी, खूबसूरत अच्छी ज्वेलरी के लिए वो क्या होती, शौकीन होती, डिफरेंट कंट्रीज से। दे हैड, पता है ना वो इंडिया से मंगाते चीज़ें ज्वेलरी वगैरह। दे हैड ड्रीम्स ऑफ पीर्स, वो बुजुर्गों के ख्वाब देखती। अच्छा, बड़े बड़े आला तबीयत के लोगों के ख्वाब देखती, पीर्स, ड्यूक्स, नवाबों के ख्वाब देखती। एंड ऑफ देयर लॉज रेटिन्यूज, अच्छा, और उनकी बड़ी बड़ी जो सरकार होती, बड़े बड़े जो नौकर चाकर होते, उनके ख्वाब देखती। दे फेल्ट प्राइड, दे फेल्ट प्राइड इन रिसीविंग लव लेटर्स इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर में लव लेटर्स जब रिसीव करती तो उस पर वो खुश होती। अब भी अगर मैसेज आते हैं बहुत सारे लोगों से तो लड़की खुश होती है, मेरे नहीं ख्याल में खुश होती, यहाँ नहीं होती, फैशनेबल होती होंगी, फैशनेबल लड़कियाँ होती होंगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एरियल इट इज़ द सिल्फ्स हु हेल्प देम इन मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। एरियल के मुताबिक ये सिल्फ्स परियां ही हैं जो मदद करती हैं औरतों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। इट इज़ द सिल्फ हु प्रोटेक्ट देयर चेस्टिटी, ये सिल्फ ही हैं, परियां ही हैं जो लड़कियों को पाकीज़ा रखती हैं, उनको चेस्ट रखती हैं, उनको नेक रखती हैं। फ्रॉम विकेड मैन, बचाती हैं बुरे आदमियों से। हु प्रिटेंड टू बी देयर वेल विशर्स, वो आदमी जो ये दिखावा करते हैं कि वो लड़कियों के बड़े वेल विशर्स हैं। What guards the purity of melting maids, और क्या तुम्हारी हिफाजत मौजूद है मेल्टिंग मेड्स, और क्या हिफाजत करते हैं हम मेल्टिंग मेड्स, उन पिघलती हुई थरकती हुई लड़कियों की प्योरिटी की हिफाजत करते हैं। एंड खॉटली बॉल्स, बड़े बड़े बॉल्स पर डांस की महफिल में। मिडनाइट मस्कुरेड्स, और मिडनाइट में जो नकाब वाली डांस पार्टियां होती हैं तो वहाँ पर लड़की जब अपने असल से प्योरिटी से बदलने लगती है और पिघलने लगती है तो हम जाकर उसको सहारा देते हैं, उसे भटकने से बचाते हैं। पोप शोज दीज सिल्व्स असिस्टिंग बेलिंडा इन हर ड्रेसिंग, और पोप शो करता है कि बेलिंडा की असिस्टेंट कौन कर रहे हैं, सिल्व्स कर रहे हैं। द बिजी सिल्व्स सराउंड देयर डार्लिंग हेयर, और सिल्व्स जो हैं वो इस लड़की की खूबसूरती की केयर करते हैं। जी सेट द हेड, ये सिल्फ ही हैं जो सर को सीधा करते हैं। एंड दोज डिवाइड द हेयर, और कुछ सिल्फ हैं जो बाल पकड़ पकड़ के तार अलग करते हैं बेलिंडा की। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ बेलिंडा की स्लीव को ऊपर चढ़ाते हैं। वाइल्स्ट अदर्स प्लेट द गाउन, और कुछ गाउन की प्लेट को सीधा करते हैं, गाउन में जो प्लेटें होती हैं। एंड बेटीज प्रेज्ड फॉर द लेबर नॉट हर ओन, और बेटी जो कि सर्वेंट है उसकी तारीफ उसकी नहीं है। बेटी हालांकि ओरिजिनल सर्वेंट है किसकी, बेलिंडा की। बेलिंडा को उसे सजाने संवरने में मेहनत की, लेकिन पोप कहते हैं बेटी ने कुछ नहीं किया, असल काम तो सिल्फ्स ने किया है, परियों ने किया है। They attend on her during her ride in player boat. They attend on her, और सिल्फ्स बेलिंडा के इर्द गिर्द रहती हैं जब बेलिंडा राइड इन प्लेयर बोट, वो खुशगवार बोट के अंदर सफ़र करती है। ऑन द रिवर थेम्स रिवर में। दे कंपनी हर टू द हैम्पटन कोर्ट, और वो सिल्व्स परियां बेलिंडा के साथ जाती हैं, ले जाती हैं उसे हैम्पटन कोर्ट के अंदर, जगह है एक, ये क्वीन का पैलेस है। एंड टेक देयर पोजीशन अराउंड हर ड्यूरिंग द गेम ऑफ कार्ड्स, और जब कार्ड्स की ताश की गेम होती है तो वो उसके कार्ड्स की अहमियत के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन
हाँ जी, कार्ड्स पर सवार हो जाती हैं। अगर कार्ड्स आला दर्जे के कोई कार्ड है तो आला दर्जे की सिल्फ उस पर बैठ जाती है। अगर कोई, हाँ बिल्कुल सही है। सेंसिंग डेंजर, और सिर्फ महसूस कर लेती हैं खतरे को। दे टेक चार्ज ऑफ हर प्रोटेक्शन, और वो पूरा चार्ज संभाल लेती हैं ब्लिंडा की प्रोटेक्शन का। दे ट्राई टू सेव ब्लिंडाज लॉक फ्रॉम बीइंग कॉट बाय बैरन, और वो कोशिश करती हैं कि ब्लिंडा की लट को, लॉक को, बालों को बचा लिया जाए बैरन कातिल के उस कैंचे से। ठीक है। अगर फर्स्ट ईयर की कोई स्टूडेंट यहाँ पर आ गई तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में वो एक कौन सा था, वो था ओके बाय द सी। एक आपने प्ले पढ़ा था ओके बाय द सी, वो बार्बर होता है एक वहाँ। तो उसकी मैंने एक पिक्चर लगाई है। उस पिक्चर को देखकर आप वाकई कहेंगे कि वाकई भी ये कैंचा इसे कहते हैं। We see Ariel weeping over his helplessness to save Belinda, और एरियल रो रही होती है कि वो एरियल बेबस हो गई है क्योंकि ब्लिंडा को सेव नहीं कर सकी। Amazed, confused, he found his power expired। अब हम तकरीबन कैंटो 5 के अंदर जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एरियल जो कि मुहाफिज थी ब्लिंडा की, वो देखती है कि ब्लिंडा के दिल में किसी मर्द का ख्याल है, तो उस एरियल की सारी पावर्स एक्सपायर हो जाती हैं। कहते हैं अमेज्ड, हैरान हुई, कंफ्यूज हुई। ही फाउंड, किसने फाउंड किया? सिर्फ एरियल ने। एरियल परी के लिए ही का लफ्ज, हिज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्योंकि वो मेल परी है। ही फाउंड हिज पावर एक्सपायर्ड, उसने महसूस किया कि उसकी ताकत ख़त्म हो रही है। रिजाइन टू फेट, उसने किस्मत पर छोड़ दिया। एंड विद अ साय रिटायर्ड, और एक आह भरी और चली गई। फॉर दैट सैड मोमेंट, इस सैड मोमेंट में व्हेन द सिल्व्स विथड्रू, जब सिल्फ पीछे को हटी हैं, एंड एरियल वीपिंग फ्रॉम ब्लिंडा फ्लू, और एरियल भी रोती हुई ब्लिंडा से दूर चली गई। We also learn about the mischievous sylph Emberial, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बुरी बदकार एक सिल्फ है, एक परी है जिसका नाम है एम्बीरियल। ये एम्बीरियल दर हकीकत किस नस्ल में से है? परियों की कौन सी नस्ल में से है? नोम्स में से है। परियों की एक किस्म है सिल्फ्स, एक किस्म है नोम्स, एक है सैलमेंडर, एक और है निम्फ। 4 किस्म की परियां की किस्में हैं। उनमें से फिर हर एक का नाम है। नोम जो परियां हैं उनमें से एक परी है, उसका नाम है एम्बीरियल। ये मिस्चीवियस है, गलती पर उकसाने वाली या बुरी किस्म की परी है। एंड हर डिटेल्ड जर्नी टू द केव ऑफ सप्लीन, और दिखाया गया है कि एम्बीरियल किस तरह से गई थी केव ऑफ सप्लीन पर। इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के सेंटर में, ही इज वर्ried टू सी वेमेन नॉट शोइंग ग्रेट ग्रीफ ओवर द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी ऑफ द कटिंग ऑफ द लॉक। ही इज वर्ried टू सी वेमेन, अच्छा वो औरतों को देखकर परेशान हो गई थी एम्बीरियल। नॉट शोइंग ग्रेट ग्रीफ, क्योंकि ये सारी औरतें यहाँ बैठकर कोई ज़बरदस्त किस्म का दुख नहीं शो कर रही थी। ओवर द ग्रेट कैटास्ट्रॉफी, उस बड़ी तबाही पर, मुसीबत पर, ऑफ कटिंग ऑफ द लॉक। वो कौन सी मुसीबत और तबाही थी? बालों का कट जाना। तो एम्बीरियल ने देखा, ओहो बाल कट गए, लॉक कट गई, और कोई भी नहीं रोया, कोई दुख ही नहीं है। उसने फौरन ही स्पीड ली और वो केव ऑफ सप्लीन में चली गई, और वहाँ से कहा मुझे आहें चाहिए, मुझे सिसकियाँ चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, आंसू चाहिए। ठीक है, और क्या था? बैग भर के ले आई थी। We see her receiving gifts from the goddess of Spleen। हमने देखा कि वो गॉडेस ऑफ सप्लीन से किस तरह गिफ्ट्स लेकर आई है। A wondrous bag
A wondrous bag with both her hands she binds, और हैरान कुन किस्म के बैग्स एम्बीरियल ने दोनों अपने हाथों में पकड़े हुए थे. There she collects the force of female lungs. इसके अंदर मौजूद थी औरतों की लंग्स, फेफड़ों की ताकत मौजूद थी. अगर सिसकियां लेनी है तो उसके लिए ताकत भी चाहिए ना. साइज आहें थी, सोब्स हिचकियां थी, पैशन जज्बात थे, एंड अ वॉर ऑफ टंग्स और जंग की जबान थी. अच्छा, जबान की जंग, वॉर ऑफ टंग्स और जबान की जंग थी. जंग की जबान से मुराद ये कि जंग में जो जबान इस्तेमाल की जाती है. ठीक है, मैंने कहा शायद आपको इस तरह समझ ना आए, उस तरह समझ आ जाएगी. आपने नहीं कान को वहीं से पकड़े. A vital नहीं, a whale next she fills with fainting fears. और फिर उसने fainting fears FEAR नहीं था. अच्छा चलो, और वो डरने वाले, बेहोश होने वाले खौफ के साथ उसने भरी हुई थी एक बोतल. ठीक है, ये फेंटिंग फेयर्स FEARS था. अगर यही स्पेल भी हैं तो ये पुरानी इंग्लिश है. सॉफ्ट सारोज, उसके अंदर सॉफ्ट सारोज थे, मेल्टिंग ग्रीव्स थी, एंड फ्लोइंग टीयर्स, और आंसू भी थे. If we say how far has this introduction of the machinery in the poem added to the beauty or effect of the poem, अगर हम ये देखें कि किस तरह से मशीनरी, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी से ब्यूटी या पोएम के अंदर इफ़ेक्ट बढ़ा है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ओपिनियंस डिफर ऑन द पॉइंट. अगर ये सवाल किया जाए, अब बात को हमने यूँ किया है, अगर ये सवाल किया जाए कि इस मशीनरी का पोएम के जरिए पोएम पर क्या असरात हैं, तो ओपिनियन डिफर होंगी, डिफरेंट ओपिनियन आएंगी. सम क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस हैज़ मेड द पोएम अननेसेसरली लेंथी. कुछ कहते हैं कि इस चीज़ ने पोएम को गैर ज़रूरी हद तक लंबा कर दिया, बोरिंग कर दिया, आर्टिफिशियल कर दिया. कुछ क्रिटिक कहते हैं कि मशीनरी का इस्तेमाल अच्छा नहीं, खाम खा इंसान लंबे चौड़े चक्कर में पड़ा रहता है. बट मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स थिंक दैट, लेकिन ज़्यादा क्रिटिक ये सोचते हैं, दिस हैड मेड द पोएम मोर इफेक्टिव, कि इस मशीनरी के इस्तेमाल ने पोएम को मोर अट्रैक्टिव कर दिया है. फर्स्ट, दीज सिल्व्स एंड नोम्स आर सूटेड टू द थीम. पहली बात, सिल्व्स, नोम्स ये थीम को सूट करते हैं, क्योंकि मज़ाया थीम है तो परियों का होना ज़रूरी था. एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम, और पोएम के एटमॉस्फेयर को भी सूट करता है. They are as artificial as a society depicted in the poem. ये परियां भी ऐसे ही आर्टिफिशियल हैं जैसा कि सोसाइटी आर्टिफिशियल है. Secondly, they have increased the mock heroic effect of the poem. और दूसरी बात ये है कि ये मशीनरी परियां ये बढ़ा देती हैं मोक हीरोइक इफेक्ट. अब हमें ऐसा लगता है कि ये पोएम है तो हीरोइक, लेकिन ये मोक है, और यकीनी हो जाती है ये बात जब हम परियों की वो चीज़ें सारी सुनते हैं कि परियां हिफाजत कर रही हैं, परियां लॉक कटने से बचा रही हैं, परियों की बाकायदा पूरी एक आर्मी है, परियां सितारों के अंदर काम कर रही हैं, चांद का काम कर रही हैं, रेनबो के अंदर मौजूद हैं. तो एपिक के अंदर मोक हीरोइक इफेक्ट को बढ़ा देती हैं. ऑर्डिनरी थिंग्स आर बीइंग हैंडल्ड बाय सुपरनेचुरल बीइंग्स. परियां, छोटी छोटी बटरफ्लाई लाइक परियां, उसको इतना डिटेल में और इतना बड़ा हाईली एट्रीब्यूटेड करके बयान किया गया है कि ऐसा लगता है कि वाकई ये सुपरनेचुरल बीइंग है, देवताओं जैसी कोई मखलूक है, यानी कि छोटे को बड़ा करके दिखाया गया है. थर्डली, इन दिस पोएम द टारगेट ऑफ रेडिक्यूल और वेमन ऑफ फैशन. तीसरी बात यह है कि पोएम के अंदर जो मजाक का आंसर है या मजाक का जो बट है वो फैशनेबल वेमेन है. एम्बीरियल विजिट्स टू केव ऑफ सप्लीन गिव्स पोप एन अपॉर्चुनिटी. अब एम्बीरियल का केव ऑफ सप्लीन में विजिट करना पोप को मौका देता है
टू स्टराइज द इवल नेचर एंड अफेक्टेशन ऑफ द लेडीज ऑफ सोसाइटी। तो मौका मिलता है उसे कि वो तंज कर सके कि औरतें जो हैं कितनी ये इवल नेचर की होती हैं और ये दिखावे वाली होती हैं सोसाइटी के अंदर। तो असल में सिल्फ्स को उसने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि सिल्फ्स का टूल इस्तेमाल करके वेमेन को क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो बट ऑफ रेडिक्यूल क्या था? वेमेन, फैशनेबल वेमेन। और उसको कैसे क्रिटिसाइज किया? फिर उसने एम्बीरियल के जरिए क्रिटिसाइज कर दिया, मिसाल के तौर पर। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय दीज स्पिरिट्स इन द पोएम इज द इनहेंसिंग ऑफ स्टेरिकल एंड फेंसीफुल नेचर ऑफ द पोएम। तो आखिरी फंक्शन क्या है इसका मशीनरी का कि इसने इन्हेंस कर दिया है स्टायर को और फैंसी को। आइडिया खूबसूरत हो गया है, खूबसूरत रंगों से भर गया है इन परियों के जरिए। गुजरी ऐसे चेहरा बना रही है जैसे कह रही हो मुसीबत से ही भर गया है। ठीक है। यार वैसे आपस के बाद मेरे सर में भी दर्द है हल्का हल्का, ऐसे शायद मौसम तब्दील हो रहा है। ठीक है। टू सम अप, पोप्स यूज ऑफ मशीनरी रिमेन्स अ सोर्स, अ श्योर प्रूफ ऑफ हिज आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। पोप का मशीनरी का इस्तेमाल रिमेन्स अश्योर, ये वाजे करता है, श्योरिटी, श्योर प्रूफ देता है कि पोप के अंदर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस थी। जी हॉल्डन क्या कहता है? पॉइंट्स आउट इट इज पोप्स यूज ऑफ दिस मशीनरी, ये पोप ही है जिसका ये मशीनरी का इस्तेमाल, मोर ओवर विच मोर देन एनी अदर सिंगल फीचर, जो कि बहुत कमाल का है, मोर देन बहुत कमाल का है, किसी भी एक फीचर खासियत से मेड द पोएम द सिग्नल सक्सेस दैट इट इज, जो है सिग्नल, जो इस पोएम को कामयाबी का सिग्नल बनाती है। इस पोएम के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो इस पोएम को कामयाब करते हैं? मैं कहूँगा जी ब्रिंडा बहुत प्यारी बनाई है, मैं कहूँगा उसका इंसिडेंट बहुत कमाल का है, मैं कहूँगा परियाँ बहुत कमाल की हैं। कोई भी सिंगल फीचर इतना खूबसूरत पोएम को नहीं बनाता जितना कि मशीनरी का इस्तेमाल बनाता है। ठीक है। तो ये जी हॉल्डन का वैसे जोश चढ़ के ना उसने अजीब व गरीब लैंग्वेज के अंदर एक लंबा सारा सेंटेंस जोड़ दिया आपको। ठीक है। जी विल्सन नाइट इज ऑफ द ओपिनियन, जी विल्सन नाइट क्या कहता है जी, ये एक और क्रिटिक है, पोप्स यूज ऑफ हिज सुपरनेचुरल मशीनरी इज क्लेवर। पोप का सुपरनेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल ये क्लेवर, उसकी चालाकी है। जीज लाइट मलेशिया ऑफ द लोअर स्काई, ये जो लाइट मलेशिया यानी कि हल्की फुल्की आर्मी जो है नीचे वाले आसमान की, इंक्रीज द ड्रामेटिक सस्पेंस, ये ड्रामेटिक सस्पेंस पैदा करती हैं कि जैसे कोई जंग होने वाली हो, जैसे कोई लीडर बैठा हुआ है बातबान के ऊपर कमांड कर रहा है और कह रहा है कि दायरों में फैलो, आगे बढ़ो, हिफाजत करो, तो सस्पेंस सा होता है, पता नहीं क्या होने लगा है। एंड देयरफॉर स्टोरीज डेप्थ, और फिर स्टोरी की डेप्थ भी इससे बनती है। MILITIA मलेशिया, हाँ लिखा हुआ मलेशिया है, मलेशिया है। आपकी एक आर्मी भी है पाकिस्तान, यार मलेशिया उसे कहते हैं, वो असल में मलेशिया है, उसे लोग कहते हैं मलेशिया। हम जब छोटे होते हम समझते थे कि अच्छा ये मलेशिया से आई हुई आर्मी होगी कोई। ठीक है। ये पहाड़ी इलाकों में होती है ज़्यादातर। ओके, ओवरऑल टुडे वी आर वाइंडिंग अप दिस पोएम। कल आपने काम क्या करना है? पहली बात, आपने कल एक असाइनमेंट बनानी है, इसकी एक अलग पेज के ऊपर यू हैव टू राइट 10 पॉइंट्स, और हर पॉइंट 1.5 लाइन से ज़्यादा का ना हो, बस 1.5 लाइन के अंदर आपने जो कहना है कह दें, और हर एक पॉइंट का एक हेडिंग भी होनी चाहिए।
हर पॉइंट की एक हेडिंग भी होनी चाहिए। सपोज मैं पहली हेडिंग बनाऊंगा, मैं लिखूंगा ऊपर मीनिंग ऑफ मशीनरी, नीचे मैं लिखूंगा ग्रीक, मैं आगे कॉमा डाल देता हूं, ठीक है, क्रेन गामा डाल देता हूं। अब मेरा इस दो लफ्जों को लिखने का क्या मतलब है कि मशीनरी का लफ्ज ड्राइव हुआ ग्रीक से, और ग्रीक इस्तेमाल करते थे क्रेन लाइक मशीन। मैंने लफ्ज लिखे सिर्फ दो लिखे, ठीक है, उसके बाद जी क्रेन लिख दिया, और क्या है, मैं फिर टर्म ऑफ क्रिटिक्स ये लिख दूंगा, या टर्म, सिर्फ टर्म लिख दूंगा लफ्ज। और उसके बाद क्या लिखूंगा, उसके बाद देखिए इसमें से कोई चीज़ लाल भी नहीं उसमें लिखा हुआ बेटा, मैं वैसे बता तो रहा हूँ ना उसका वो। अच्छा, उसमें फिर आप ये लिख सकते हैं, जैसे ग्रीक लिखा है, ग्रीक के बाद आप लिखें क्रेन, क्रेन के बाद आप लिखें गॉड्स, लाल में आप सारा लिखें, एंजल्स, गॉड्स, गॉडेस, सारा ना लिखें, सिर्फ गॉड्स लिख दें, अंदाज़ा आपको खुद ही हो जाएगा। अब मैंने पहला पॉइंट बनाया मीनिंग ऑफ मशीनरी, मैंने लिखा ग्रीक, क्रेन, गॉड्स, नहीं वो गॉड्स आ गए, उसके साथ जुड़ी हुई सारी बातें। गॉड्स के बाद क्या लिखा मैंने, टर्म लिखा, बस 4 लफ्ज मैंने लिख दिया और मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये पॉइंट किस काम का है, कल जब यहां पर रखेंगे मैं टिक करूंगा मीनिंग ऑफ मशीनरी, मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है कि ग्रीक से आ रही है, ये क्रेन लाइक कोई चीज थी, उसके ऊपर कौन होते हैं, आगे गॉड्स लिखा हुआ है, गॉड्स, एंजल और तमाम लोग, और उसके बाद ये टर्म बन गए। क्लियर, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इसके वे पॉइंट बने हुए हैं इस तरह से, आप ये पॉइंट सिर्फ याद करके जाएंगे, वहां पर आप सवाल सारा याद नहीं कर सकते, हर सवाल को। वहां पर 2 सवाल आपने याद कर लिए, दीज आर इनफ, ठीक है। मैंने आपसे 4 क्वेश्चन टू ईच बुक का वादा किया हुआ है, लेकिन अब मैं इस बुक के 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आपको सेल्फ राइटिंग के लिए दे रहा हूं। अब एग्जाम में आपने याद किया हुआ है, मशीनरी वाला सवाल आ गया तो पहले मैं लिखूंगी मीनिंग ऑफ मशीनरी, और उसमें 4 पॉइंट मेरे पास है। अब बोलते जब ग्रीक का लफ्ज आप शुरू करते हैं, आप एग्जाम में पैराग्राफ बनाते हैं, आप ये तो नहीं लिखेंगे ग्रीक कॉमा, नहीं, आप उसमें लिखेंगे इन द बिगिनिंग, इन ग्रीक थिएटर द ड्रामाटिस्ट और द डायरेक्टर यूज्ड टू यूज सम गॉड्स, सम क्रेन्स और लिफ्ट्स लाइक थिंग्स, okay, to descend the gods or to show the gods, angels and demons or fairies। अब 4-5 है, अब उन्हीं एक लफ्ज को आप 3-3 सेंटेंस में खोलते जाएंगे, इनहेंस करते जाएंगे, तो पैराग्राफ बन जाएगा आपका। सो कल इस लॉन्ग प्रोसीजर की पहली कड़ी है, इस लंबे काम की कल पहला काम है कि आपने इस सारे को पढ़ के इस क्वेश्चन को आपने 10 पॉइंट्स बनाने हैं। ऊपर हेडिंग, नीचे कॉमास में सिर्फ फ्रेज लिख सकते हैं, वर्ड लिख सकते हैं, एक लफ्ज भी लिख सकते हैं और फ्रेज भी लिख सकते हैं। फ्रेज से मुराद क्या है, छोटे छोटे 2 या 3 लफ्जों का भी आप एक मजमुआ लिख सकते हैं। ओके, यस, शाबाश, वेरी गुड, बस यही तो फायदा है ना, फिर अब चीजें वहीं सारे काम आएंगी। तो ये अब असाइनमेंट कल शो करेंगे मुझे, और कल मैं इसको अप्रूव करूंगा यस और नो में। यहां पर आपकी पोएम खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट वर्क क्या है आपका, आपने एक हेल्दी सा रजिस्टर लेना है, अच्छा सा सेहतमंद अच्छा रजिस्टर ना, मजबूत रजिस्टर, उस पर आपका MA पार्ट 1 का पूरा सिलेबस आएगा। कैसे आएगा, अब ये असाइनमेंट का सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, ये असाइनमेंट का सिलसिला आपको बचाएगा एग्जाम वाली रात जाकर। अब एग्जाम वाली रात को अगर आपको ये याद करना पड़ जाए तो इस वक्त याद करने में आपको 3 घंटे लगते हैं, एग्जाम वाली रात को फिर इसी को याद करने के लिए आप फिर 2 घंटे लगाएंगे और 16 सवाल के साथ मगजमारी करते रहेंगे। 16 सवाल याद करने के बजाय एग्जाम वाली रात आप 10 सवाल याद करें या 12 सवाल याद करें। कुछ सवालों के आपके पास जो याद नहीं कर सकते आप, उनके आपके पास पॉइंट होंगे। पॉइंट याद करना आसान है,
ठीक है ना। अगर आपने पॉइंट्स और कोट्स याद किए हुए हैं, इंट्रो पार्ट 1 दूंगा, उसमें कोट्स सारे याद करेंगे हम लोग। अगर पॉइंट्स और कोट्स आपने याद किए हुए हैं तो आप बेहतरीन सवाल लिखेंगे वहां पर। ओके, लिखना आपकी, मैंने आपका काम क्या करना है, ये पूरे 6 माह में मैंने आपको लिखना सिखाना है बेदुबारा। याद थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, साथ लिखना सिखाऊंगा। आप गलतियां करेंगे, फिर गलतियां करेंगे, फिर गलतियां करेंगे। पहले अगर लोग आए हैं, प्रूव हो गए हैं और वो पास हो गए हैं, तो अब आप भी हो जाएंगे। आप तो उनसे मेरे ख्याल में काफी हद तक बेहतर है। अब ये रजिस्टर जो मैंने मंगवाया है, इस रजिस्टर पर क्या करना है, इस रजिस्टर पर एक हिस्से पर लिखना है पोएट्री, फिर काफी सारे पेज छोड़ देने हैं, यानी कि पूरे रजिस्टर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 5 पेपर है आपके। पोएट्री में पहला कौन सा पोएट आया, पोप पढ़ा आपने। ऊपर लिखें अलेक्जेंडर पोप, रेप ऑफ द लॉक लिखें, और नीचे क्वेश्चन नंबर 1, उस क्वेश्चन का टाइटल दें। क्या था क्वेश्चन नंबर 1? सोशल स्टायर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरी था। ऊपर लिखे, हेडिंग लिखे मिरर ऑफ 18th सेंचुरी, और नीचे मेरा बेटा 10 पॉइंट बनाए। 10 से 11वां बनाने की जरूरत ही नहीं है। छोटी बात करनी नहीं है, बड़ी बड़ी बात पकड़े। हालांकि आपने ये क्वेश्चन याद भी किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप पॉइंट बनाए, पॉइंट बनाए, उसके नीचे 10 पॉइंट बनाए। जिस तरह मैंने पॉइंट बनाने का तरीकाकार आपको बताया है, और कल फिर समझाऊंगा आपको अगर आप मिस्टेक करेंगे। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट आपने बना देने हैं उसके अंदर। वो थोड़ी खैर है, ये बड़े बड़े बने हुए हैं ना सर, वो एक क्वेश्चन में बने हैं, बाकी सब में नहीं, सबके बने हुए हैं, लेकिन पॉइंट ये है, ये मैंने बड़े बड़े बनाए हैं ना। मैंने आपको इस तरह के पॉइंट नहीं बनाने के लिए कहा। मैंने कौन से पॉइंट कहा है, क्रीक लिखे है ना, एक एक वर्ड या फ्रेज लिखना है। जो मैंने पॉइंट बनाया उसमें मैंने सेंटेंस लिखे हैं। अच्छा, हेडिंग बनी हुई, ठीक है, आप इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, वो उसकी कह रही है, ठीक है। तो मुझे ऐसे काम का चक्कर देती हो, सर मैंने क्या, ये मुझे इशारा करती कि ये बेईमानी करने लगी है। नहीं सर मैंने नहीं किया। अच्छा, तो आपने क्या करना है, तो आपने इसी तरह जितने सवाल हैं, 4 सवाल मेरे ख्याल में इसमें अहम हैं, या 3 सवाल अहम हैं, बस 3 क्वेश्चन है ना बेटा। 3 क्वेश्चन के आपने 10 पॉइंट्स तीनों क्वेश्चन के बना लेने हैं, और खूबसूरत एग्जाम वाली रात को आपको उठाने को, देखने को दिल करे, कलरफुल तरीके से बनाएं। रेड, ब्लू, ग्रीन मार्कर का और पेन्स का इस्तेमाल करें। इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, बैठ जाएगा, आप चले जाए। ये फॉलो कर ली बात, ठीक है।